मसूद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दिफाई तज्ज़ियाकार मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से आज एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया जाएगा, सियासी क़यादत एक पेज पर आने जा रही है और फ़ौजी क़यादत भी, और एक ऐसे हालात में जब भारत की जानिब से बॉर्डर्स पर टेंशन मज़ीद क्रिएट की जा रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में ऑलरेडी हम पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी एक पेज पे है। और आज की ये कोशिश यकीनन पॉलिटिशियंस को, जो मेंबर असम्बली है, सेनेटर्स है, उनको डेवलपमेंट्स और ऑन बोर्ड लेने की एक कोशिश है, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक कदम के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि तमाम कौम एक यकजिया है अफवाज पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, और उनसे इनपुट भी आ जाएगी। और पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इकदाम कर रही है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे, तो वो उन को ब्रीफ किया जाएगा। मेरे ख्याल में एक बहुत खुशाइंद स्टेप है। राइट। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं भारत जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मसूद साहब, उस तरीके से भारत के लिए ज़ाहिर सुक्की मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनली उसने तमाम तर कंट्रीज़ को इंगेज तो कर लिया है, ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा है, ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है। किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। हाँ, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उस पर मजम्मत ज़रूर की गई है। अब आप क्या समझते हैं, तो जो नया काम शुरू किया है भारतीय मीडिया ने, कहीं ना कहीं से कोई शख्स उठा के जाली तज्जियाकार बना दे, पाकिस्तान का नाम उसके साथ टैग लगाकर और उसकी बेइज्जती शुरू कर दे, ये बिल्कुल ही छोटी, जिसे कहा जाए कि ओछी हरकतें भारतीय मीडिया ने अब शुरू कर दी। ये बात यह है कि दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव। जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तमाम चीज़ें फायर बैक हो गई हैं और जो ब्लो बैक इंटरनेशनली आ रहा, देखे कि दुनिया भर से किसी एक मुल्क में उनको सपोर्ट नहीं किया। और जो बात करता है वो कहता है एविडेंस लॉ। रिसेंटली जॉन बोल्टन, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जब ट्रम्प के पहले दौर में, तो उन्होंने भी यही कहा। तो प्रो इंडिया है, बड़ा हॉकिस टाइप की उनकी रेपुटेशन थी, बट ही सेट की ऐसी बात हवा में ना करें, उनका एविडेंस लेके आए। और इसके अलावा देखें, आज जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, उन्होंने कहा भाई आप आपस में बैठ कर बात करें। शिमला माहदे को उन्होंने रेफर किया है, लाहौर रिकॉर्ड की उन्होंने बात की है कि आप उसके तनाजुर में बात करें। चाइना तो आपको उन्होंने साबित कर दिया है कि सही मानों में इस दौर में जो आपका दोस्त जो आपके साथ खड़ा है, एक चाइना है या तुर्किया है, तो वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रपोजल है फॉर ए क्रेडिबल और जो न्यूट्रल एक इन्वेस्टिगेशन की बात की है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन इंटरनेशनली आप देखें, जो इंटरनेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी एविडेंस की बात कर रहे हैं। फ्रांस 24 ने जो अब इनको एक्सपोज किया है, देखें जिस तरीके से वो जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पिक्चर्स बना, वो जो इमेजेस जनरेट की और वो इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसमें भी वो पकड़े गए हैं। सो अब सुर्खी भी है, वो दे फील ह्यूमिलिएटेड जो इंडियंस है, जिस तरह उनकी कोशिश और डिजायर्स थे। जब वो डॉक्यूमेंट भी लीक हुआ, फिर सबूत भी नहीं आए, तो एस्टेब्लिश अब अंदर से सवालात लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। और जो सैन वॉइसेस है वो तो यही कहते हैं कि ये बिल्कुल सिक्योरिटी फेलियर भी था, इंटेलिजेंस फेलियर भी था। फिर आप देखें ना कि इंडियन की मिलिट्री हायरकी में हम देखते हैं टूट फूट का शिकार है, इंटरनल डीप क्राइसिस नजर आते हैं। जिस तरह एक चीफ ऑफ आर्मी चीफ का उनका एक लेटर लीक हुआ है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज को लेटर लिखा है कि जिस तरीके से आर्मी में या मिलिट्री में जो शफलिंग हुई है उसके कंसर्न्स की बात की है। और तो मतलब बहुत सारे में वो अब इंडिया समझ ले कि एक्सपोज हो गया है कि एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो करवा रहे थे उसमें भी फंसा। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, वो भी हुआ। ये सिपाहिंग में भी है, स्टेज इनकाउंटर्स भी ये कराते हैं, स्टेज रिकवरीज भी ये कराते हैं। EU लैब वाले इंडिया को एक्सपोज करते हैं, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी इनको एक्सपोज करता है, वाशिंगटन पोस्ट इनके बारे में लिखता है, द गार्डियन इनके बारे में लिखता है जो कश्मीरी पाकिस्तान में असैसिनेट हुए। सो इंडिया अब दुनिया को मानना चाहिए एक स्टेट है जो टेरर को एक्सपोर्ट करता है, एक कंट्री विच इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म,
जो जी। पाकिस्तान में कंफर्म चक हैगल जो सेक्रेटरी डिफेंस से आज से चंद साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और एक वक्त था जब पिछले 20 साल थे अशरफ गनी और करज़ई के, तो अफगानिस्तान में रॉ बेसिकली दे वर रनिंग द गवर्नमेंट। ऑल 34 प्रोविंसेस में रॉ ऑपरेट जो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, दे वर कंट्रोलिंग द गवर्नर्स। और वहां पे कैंप्स वगैरह थे। तो लॉट मेनी डिटेल्स वी कैन डिस्कस इंडियन। अब ये एक्सपोज हुए हैं तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जी। पहले वो कंडम करे ऑफ इंडियन टेररिज्म, और सेकंड दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर द टेररिज्म नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब। तारा ने कहा कि तमाम सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पर बैठने जा रही है और भारतीय जंगी जुनून पर अब खामोशी नहीं रखी जाएगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा। कितना बड़ा जेस्चर है ये इंटरनेशनली? देखिए, पाकिस्तान हैज प्लेड वेरी स्मार्टली। पाकिस्तान ने अपने कार्ड डे वन से रिएक्टिव नहीं था, रिस्पॉन्सिव टू द सिचुएशन का। तो उसने हर फ्रंट पे अब तक तो इंडिया को तकरीबन चेकमेट किया है, डिप्लोमेटिकली चेकमेट किया है, फिर ऑन द ग्राउंड काइनेटिक लेवल पे भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस दिखाकर चेकमेट किया है। और अब आप देख रहे हैं कि एक पूरा एको सिस्टम या एको चेंबर बन गया है जो इंडिया से कह रहा है कि रिस्ट्रेंट करें और मीडिएशन की तरफ जाएं और इस सिचुएशन को रिजॉल्व करें। साथ साथ इस वक्त बहुत मुतबर इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द रीजन के तौर पर इमर्ज हो रही है। यानी चाइना रशिया के बाद तीसरी मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स है। तो ये तकरीबन जो एयर एंगेजमेंट की बात है ना, उसको तो चेस बोर्ड से ही हटा देती है। बल्कि मैं समझती हूँ हॉट वॉर जो है वो ऑप्शन नहीं है। और ये जो हमने 48 घंटे गुजारे पिछले कि शायद कोई एडवेंचरिज्म हो जाए इंडिया की तरफ से, मेरा ख्याल है कि वहाँ इंडिया ने ही रिस्ट्रेन किया है कि वो इस तरफ ना जाए। अब जो मेजर इशू हमें देखना है, जिसके बारे में हमें चौंकना रहना है, वो है जी इंडस वाटर ट्रीटी। क्योंकि अभी हमने उनको नोटिस पे पुट करना है और हमें इंश्योर करना है कि वो इसको खराब ना करें, क्योंकि ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी होती है। इसमें भी उन्होंने यही किया था। और अब आप देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में उन्होंने 2016 से ये बात करनी शुरू की है कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। उसके बाद उन्होंने 18-19 में इसको रीनेगोशिएट करने की बात की। और अब ऐसा लगता है कि वो निगोशिएशन क्योंकि लॉन्ग टीडियस होते हैं, तो नाउ दे वांट टू डू समथिंग यूनिलैटरली। तो जो और फ्रंट पे वहाँ तो हमने इंडिया को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब पाकिस्तान को चौकस तो रहना ही है, लेकिन तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो आई थिंक जितनी भी निगोशिएशंस हों, जो भी एंगेजमेंट्स हों, उसमें ये जो इन्होंने कहा है ना, द ट्रीटी इज हेल्ड इन अबायंस, कोई क्लॉज नहीं है ट्रीटी में कि उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप उसको यूनिलैटरली उससे अलहदा होते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो इंडिया ने पॉलिटिकल लिंगुआ इस्तेमाल किया है, लीगल लिंगुआ नहीं इस्तेमाल किया। और मेरा ख्याल है कि हमारी हर निगोशिएशन में ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, और प्रायोरिटी है भी, आज भी इसको डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा मंडे को जो इजलास बुलाया है उसमें भी इस हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इंडिया की जानिब से मुआशी मैदान में पाकिस्तान को धचका देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी उसे नाकामी हुई है। IMF को ख़त लिखने का फैसला किया कि पाकिस्तान को दोबारा गिलेस में डाला जाए और मज़ीद कर्जे पाकिस्तान को ना दिए जाएँ। और जब कुछ ना बात बनी तो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो IMF के अंदर है उन्हें मुअत्तल कर दिया है। तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड होते नजर आ रहे हैं मोदी। इंडिया से मैंने कहा, इंडिया इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत रिएक्टिव मोड में नजर आता है। तो वो हमेशा से, देखिए, इंडिया कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। उन्होंने पहले भी एक डिसइंफॉर्मेशन का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुटअप किया था, झूठ का, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, जो एक्सपोज हुआ है, इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्रोपेगेंडा फ्रंट हो, मीडिया फ्रंट हो, US में लॉबियस्ट हायर करना हो, ये तमाम स्ट्रैटेजीज वो अपनाता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब के भी जब इस वक्त उन्होंने इस वॉर को मल्टी प्रॉन्ग करने की कोशिश की, इस कॉन्फ्लिक्ट को, तो वो IMF की तरफ गए, फिर उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी इम्पीड की है, रोकी है,
पहले उन्होंने कहा कि वो हमारी जो फ्लैग बेयरिंग शिप्स हैं उनको अपने पोर्ट्स में नहीं अलाउ करेंगे। फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी मना किया। इसी तरह उन्होंने हमारे चैनल्स और कुछ ट्विटर अकाउंट बैन किए अपने मुल्क में। फिर पाकिस्तान ने रिस्पांस में हमले भी किए। तो असेंशली इंडिया जो है वो इस वक्त रिएक्टिव है, लेकिन जो झोंझ थी वो आपको काइनेटिक वॉर की सूरत में नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इंडिया को समझ में आ गया है कि वो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है। तो हम पहले डिफेंसिव ऑफेंसिव पे थे और अब हम ऑफेंसिव डिफेंसिव पे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की लिंगुआ है। तो पहले हम अगर वो कुछ करते थे तो हम जवाब देते थे, अब हम उनसे पहले स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस सबसे ज्यादा अहम है। जो हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, मेरा ख्याल है वो इंडिया के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है, इंडिया के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो रिपोर्टें सामने आई हैं, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद में अब अल जजीरा की भी जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक को बुरी तरह पामाल किया जा रहा है, कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए ये लगातार रिपोर्टें आ रही इंटरनेशनली भी है, और इसमें एक्चुअली अंदर इंडिया में ऐसा हो रहा है जिस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है। और स्पेशली मेनलैंड इंडिया में देखें कि जो मजालिम हो रहे हैं विद दी मुसलमानों के साथ, जो 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, दे आर द 14% पॉपुलेशन बनती है वहाँ पे। और इसके अलावा आप देखें कि दलित जो 25 करोड़ है, जो खुद हिंदू हैं लेकिन शुगर के तौर पर अनटचेबल है, उनके साथ भी मजालिम है, उनके साथ तो अपार्थाइड वाला सलूक किया जा रहा है। फिर क्रिश्चियंस अबाउट 2.3%, उनके साथ भी मसाइल हैं। सिखों के साथ 2% के करीब पॉपुलेशन वो भी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखते हैं वहाँ पे जो मजालिम हो रहे हैं। तो इस पे दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थी। एक प्रेसिडेंट ओबामा को फॉर्मर जब वो फारिग हुए तो उसका इंटरव्यू किया था उन्होंने, क्रिस्टीन एमानपुर ने, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था, ये मोदी विजिट करने जा रहे थे अमेरिका जब बाइडेन के पास, तो उन्होंने ये कहा था द वे मुस्लिम्स आर बीइंग ट्रीटेड इन इंडिया और अदर माइनॉरिटीज जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंडिया विल पुल अपार्ट, कि इंडिया टूट जाएगा जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और इसी तरह खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी द एंड ऑफ इंडिया, तो उस किताब में उन्होंने ये लिखा, ए मिरेकल कैन सेव द इंडिया, India will break up. It will not be Pakistan or any other power, but we will commit hara carry, यानी कि हम खुदकशी कर लेंगे। तो वो हालात है आज मुसलमानों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं। आप देखें गाय का गोश्त खाने पे, अच्छा माल मवेशी लेके जाने पे, लाउड स्पीकर पे ऐलानात हो रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरियां ना दी जाएं, जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं उनको 2 दिन का टाइम दे दिया गया है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसमें भी एक रिपोर्ट रिसेंटली लिखी है, एक दिन पहले की रिपोर्ट है। बैकलैश जो है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, लिंचिंग उनकी हो रही है। और इसी तरीके से देखें ना, गुजरात में मोदी साहब का जो स्टेट है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि 2000 लोग हैं ये बांग्लादेशी हैं, कि उनको एक जिस तरह जंगी कैदी लेके जाते हैं इसी तरह लेके जा रहे हैं। और इसी तरीके से बाकी बांग्लादेशी कहीं पे हैं या रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनके साथ मजालिम हो रहे हैं। सो देखें कि इंडिया हैज बिकम ए हिंदुत्व रिपब्लिक, कि वहाँ पे अगर हम ये कहें ना कि डेमोक्रेसी है या शाइनिंग इंडिया, ये टोटल फॉल्स है। दैट्स वाई देखें 2 नेशन थ्योरी पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्यों जोर दिया था, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने यही कहा 2 नेशन थ्योरी पे, चाहे वो पहला वो हिंदू मुसलमान हुआ था या उसके बाद से देखें सर सैयद अहमद खान था, मोहम्मद अली जौहर ब्रदर्स थे, सर आगा खान थे या अमीर अली थे, और उसके बाद अल्लामा इकबाल थे, कायद आजम थे, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी। तो आज जो मुसलमानों की हालत है वहाँ पे जिस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो उससे तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। जिन्ना के नजरिए की एक बार फिर जीत हुई है वहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखे दैट्स वाई उनको तकलीफ हो रही है। जब चीफ ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी पे हमारी ये बुनियाद है, हम बिल्कुल अलग थलग के इंडिया के साथ, में तो कोई शक ही नहीं है। इसी पे तो पाकिस्तान बना, एक नजरिए पे बना था, इसमें भी उनको तकलीफ है। जब आप कश्मीर पे बात करें, क्या जगलर वैन है,
तो उनको उस पर भी तकलीफ होती है। सो दैट्स वाई देखें कि इंडिया को, हमें पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए, इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। सो देयरफॉर वो दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज कि आपको डिस्टेबलाइज करे। और 1950 के ऑनवर्ड जब से अफगानिस्तान के साथ उनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, उससे के बाद से उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कार्रवाइयां स्टार्ट कर दी थी, जो आज तक जारी हैं। लेकिन और बिल्कुल, और जो पाकिस्तान के लिए मसूद साहब जाल बिछाया, उसमें अब वो खुद फंसता चला जा रहा है, क्योंकि चाइना ने क्लियरली पाकिस्तान का साथ देने का कह दिया, तुर्की ने भी कह दिया। अगर हम रीजन की बात करें तो एक तरफ से चाइना ने कह दिया कि वो पाकिस्तान का साथ देगा, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साबिक कर्नल फजलुर रहमान साहब का भी स्टेटमेंट सामने आया, तो डॉक्टर यूनुस के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो फिर बांग्लादेश जो है वो भारत पर अटैक करे और जो 7 मगरबी बंगाल रियासतें हैं उन पर कब्जा कर ले। देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो इसमें। पहली दफा चाइना ने ऑफिशियली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम डिफेंड करेंगे जी। और इसको फिर डिफेंड किया विक्टर गाव, जो के थिंक टैंक के वाइस प्रेसिडेंट है बीजिंग बेस्ड। जब इंडियन चैनल पे गए तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि भाई हम ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, वी आर आइन ब्रदर हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि किसी को इस पर गैस ही नहीं करना चाहिए, हमें तो उस पर कोई शक ही नहीं है, वी विल डिफेंड देयर सॉवरेनिटी। तो उससे बड़ी बातचीत हो ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में उससे भी इंडिया में बहुत खौफ और हिरास फैला है। सेकंड जो आपने बात की है, जनरल फजलुर रहमान है, ये डायरेक्टर जनरल बांग्लादेश राइफल्स थे, उन्होंने यही कहा है नॉर्थ ईस्ट में हमें करके हमला करके वहां पर करना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट देखें कि इंडिया का जो चिकन नेक है, जो जिसकी विड्थ है 17 मेनलैंड इंडिया, मेजॉरिटी वहाँ क्रिश्चियन से, मुस्लिम से और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं और हिंदू से भी डिफरेंट बिलीव। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के वो गर्दन जो है ना यहाँ से काटी जा सकती है। और जिस तरीके से हालात डेवलप हुए, देयर विल बी 4 फ्रंट्स फॉर इंडिया नाउ, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड कश्मीरीज। तो मेरा ख्याल में कि इंडिया सोच भी नहीं सकता जो उनके साथ होगा। हमें ज्वाइन सफ़ीर मसूद खालिद साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में पहले से ही मौजूद हैं। मसूद खालिद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सिफारती काविशें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं, वो मुसलसल दुनिया को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने देखा OIC के जो सफरा हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आसिम इफ्तिखार साहब ने इंगेज किया। पाकिस्तान के सब हमनवा बनते जा रहे हैं, जबकि भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। जी, ये सिफारती कोशिशें जारी हैं, क्योंकि इस वाक़े के फ़ौरन बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और बग़ैर किसी शवाहिद के, बग़ैर किसी सबूत के। तो हमने बड़ा अच्छा ये प्रपोजल दिया कि देखिए, एक तो ये कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो खुद नबद आज़मा हैं, और दूसरे कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, और जो वहाँ सिविलियन लाइफ का ज़िया हुआ है उस पर भी हमने इज़हार अफसोस किया, ताज़ियत की। और उसके बाद हमने कहा कि देखिए, जो ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये हमारी सिफारती कोशिशें जो हैं उसका फॉलो अप है। और अच्छी बात है कि हमने वर्ल्ड कैपिटल्स, P5 और इसके अलावा दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं और बाकी हमारे गल्फ कंट्रीज जो हमारे जिनके साथ बेरीना ताल्लुकात हैं, उनको हमने राब्ता किया है और अपनी पोजीशन और अपना जो बयानिया है वो बताया है, वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का इस वाक़े में कोई हाथ नहीं है। और बल्कि अब तो कुछ शवाहिद ऐसे आ रहे हैं जिससे शक़-ओ शुबहात बढ़ रहे हैं कि ना ये कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था इंडिया में जो ये वाक़या हुआ, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही जिससे कुछ शक़-ओ शुबहात बढ़ रहे हैं कि आया किया किसने और ये कैसे हुआ। तो बहरहाल ये हमारी कोशिशें हैं। और अब तो खुद खालिद साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आज इस पर सवाल उठा दिया है, फॉल्स फ्लैग लग रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया को। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारी सिफारती कोशिशें हैं, इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कम से कम पाकिस्तान को किसी भी मुल्क ने अभी तक पाकिस्तान पे उंगली नहीं उठाई, बल्कि
जितने बड़े ममालिक हैं, बाकी ममालिक, वो भी ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन डी एस्केलेशन की तरफ जाए, कशीदगी कम हो। और बल्कि कुछ तो बड़े ममालिक ने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने जो मामला है बातचीत के जरिए तय करें। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स और डायलॉग पे बिलीव करते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से हमें कभी भी मस्बत जवाब नहीं आया। मसूद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं सिफारती काविशें? चाइना, तुर्की, फिर मशरिक़ वस्ता के अहम ममालिक ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। भारत मुकम्मल तनहा होता जा रहा है। जी हाँ, मेरे ख्याल में हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए डिप्लोमेटिकली हमारी सक्सेस हुई है। जिस तरीके से एफर्ट्स की गई हैं, प्राइम मिनिस्टर का मैसेजेस गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, हमारी जो मिशंस हैं अब्रॉड वहाँ पे है, अभी हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अभी बात की है, और जिस तरह हमारे हाई कमिश्नर यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने बात की। तो इम्पोर्टेंटली वी हैव कन्वेड कि हमारे जो व्यू पॉइंट है, और हमने जहाँ बात की है एविडेंस के साथ बात की है, अथॉरिटी के साथ बात की है। इसी तरह जब DGISPR ने जब बात की है एविडेंस के साथ बात की, जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वेरीफाइबल एविडेंस है, चाहे वो जो उन्होंने नेटवर्क बताया जो अब्दुल मजीद लिंक था मेजर संदीप के साथ, वो एविडेंस था, या इससे पहले अगर पास में हो जाए वहाँ भी हमने एविडेंस में है किससे बात की हो। अब जो रिसेंटली जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे और DGISPR भी थे, वहाँ पे भी हमने एविडेंस से बात की, और हमने वो डॉट्स कनेक्ट करके बताया कि ये कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दैट्स वाई जब आप बता रहे थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की है, लिखा है, और बहुत सारे अभी उनके अपने जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, और वो क्वेश्चन से अपोजिशन भी क्वेश्चन पिछले भी पूछ रहे हैं। अभी सत्यपाल मलिक भी यही कह रहा है, पहले भी उसने यही कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि जब वो राम मंदिर वाली कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने कहा ये उस वक्त भी किसी को मरवा सकता है, बीजेपी के लीडर को मरवा के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए, इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने कहा था किसी हद तक जा सकता है मोदी साहब। सो मोदी देखें ना कि अनफॉर्चुनेटली ही इज द प्राइम मिनिस्टर, 3rd टाइम से वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो उनके स्टेट ऑफ माइंड तो पता नहीं चलता। अभी खुद उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट बॉर्न बायोलॉजिकली, कि मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, मुझे आई एम हेवनली सेंट। तो इस तरह के ख्यालात हैं इनके। तो अवतार टाइप वो कहता मैं हूँ, तो क्या अभी है। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इंडियन माइंडसेट जो है पब्लिक का, वो हिंदुत्व के लाइंस पे लेके गए हैं, जहाँ पे देयर इज नो स्पेस फॉर द माइनॉरिटीज, फॉर मुस्लिम्स। वो कहते हैं नंबर 1 दुश्मन मुसलमान है, नंबर 2 क्रिश्चियन। सही मैसेज ये दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मसूद खालिद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह की तवक्को स्पेशली अमेरिका से की जा रही थी भारत को, मार्को रूबियो हो, टैमी ब्रोस हो, ट्रंप हो, किसी ने भी इंडिया प्रो स्टेटमेंट नहीं दिया है। थोड़ा बहुत JD वेंस ने, उन्होंने भी ये कहा कि अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, भारत किसी भी तरीके से कोई ऐसा एक्ट ना करे जिससे खित्ते में कोई कशीदगी मजीद बढ़े। ये कितना बड़ा धचका है भारत के लिए? सबसे ज़्यादा उन्हें तवक्को की जा रही थी कि वहाँ से फौरी तौर पर कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। जी देखिए, अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं उससे गालिबन इंडिया में तो डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी, लेकिन देखिए कोई भी बड़ी ताकत इस वक्त ये नहीं चाहती कि इस खित्ते में अमन जो है वो बर्बाद हो। और दो ये जो हमसाया ममालिक हैं इंडिया और पाकिस्तान, ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी है, और किसी किस्म की लड़ाई या किसी किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। वो मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, मिस जजमेंट भी हो सकती है, और यदि कि वो स्टार्ट तो आप कर लें लेकिन रुकेंगे कहाँ। तो ये जो जिंगोइज्म इंडिया की हुकूमत ने शुरू किया है इस वाक़े के फ़ौरन बाद, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जितनी बड़ी ताकतें हैं, जितने बड़े ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, उन सब ने इस चीज़ का इजहार किया है कि इलाके में जो कशीदगी है उसको कम करना चाहिए, और हिंदुस्तान जो है कोई ऐसा स्टेप, अमेरिका ने तो बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि हिंदुस्तान कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे कोई यानी कि हॉस्टिलिटीज पैदा हो या वॉर की तरफ जाए।
और रूस की तरफ से भी अच्छा पॉजिटिव बयान आया है। चीन ने तो पहले ही एक अच्छा सपोर्टिव स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा हमारे दोस्त ममालिक हैं, तुर्की है, बाकी गल्फ स्टेट्स है, वो भी ये चाहते हैं। देखिए, हर एक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। इन लोगों के बड़े जो ममालिक हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो ये नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का ऐसा कोई तसादुम हो या कोई ऐसी राह तैयार की जाए कि जिससे सारी चीज़ जो है वो रुक जाए। जी, ठीक है। अच्छा मसूद साहब, मसूद खान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इंडिया इज़ इंटरनेशनल टेररिस्ट, बस अब ये सिर्फ डिक्लेयर करना रह गया है। अहम ममालिक जो हैं वो इस बात को तस्लीम भी कर चुके हैं, क्योंकि ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसके बाद में चाइना ने जिस तरीके से क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान को सपोर्ट करने का कह दिया, तुर्की ने कहा, बांग्लादेश ने कहा, कनाडा ऑलरेडी इंडिया को टेररिस्ट कंट्री कहता है और वो उसको मुसलसल रोकता है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी मत करवाओ। मजीद क्या बाकी रह गया है कि डिक्लेयर किया जाए इंडिया आलमी दहशतगर्द है? मेरे ख्याल में एक बड़ा मजबूत देखिए, एक बड़ा मजबूत केस बन चुका है पाकिस्तान का। और जिस तरह स्पेशली जब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में कनाडा में एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स में पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट वाज फाइंड, फिर यूनाइटेड किंगडम में असैसिनेशन के अवतार सिंह खांडा मारा गया, लाहौर में परमजीत पंजवर था, तो और एक हरमीत सिंह था, वो भी असैसिनेशन लाहौर में उसकी हुई। तो एक तो ये भी था। फिर गार्डियन ने स्टोरी करी कि कश्मीरी जो मारे गए थे 20, वो पाकिस्तान में मारे। राजनाथ सिंह ने तो ऑफिशियली कन्फेस किया हमने घुस के मारा है, तो वो भी है। तो अब इस तरह के अवामिल आ रहे हैं। फिर देखें ना, ट्रायल चल रहा है ना निखिल गुप्ता का, जिसमें पन्नू पे जो असैसिनेशन प्लॉट में वो इन्वॉल्व था। तो केस बड़ा स्ट्रांग बनता है। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हमें अपना एक वैसे डोजियर बना के इंटरनेशनली लेके जाना चाहिए। हमें हर वो मुमकिन स्टेप उठाना चाहिए इंटरनेशनली टू एक्सपोज इंडिया है। इंटरनेशनल दुनिया मानती है, लेकिन हमें एक और डोजियर बना के भेजना चाहिए। हम 5 डोजियर वैसे जमा करा चुके हैं। अफ्रीकन टेररिज्म पाकिस्तान 2009 में पहला था, 2020 में लास्ट हुआ है, और इसमें एक इररेफ्यूटेबल एविडेंस भी है। और उसके साथ साथ हमने तो यहाँ तक बंदों के नाम भी दिए कि कौन कौन सा बंदा कहाँ पे क्या कर रहा था। सो देयरफॉर हमें कोशिश होनी चाहिए। जनरल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको हमें डिबेट पे लेकर जाना चाहिए। ऑलरेडी इमरजेंसी सेशन की बात बिल्कुल ठीक है। मसूद खान साहब, आपका मौक़िफ़ सामने है। मसूद खान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या बाकी रह गया इंडिया को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने में? देखिए जी, हमने तो पहले भी इंडिया के खिलाफ डोजेस वगैरह जो हैं वो दी हुई हैं, शेयर किए हुए हैं, लेकिन इंडिया को बड़ी ताकतों की पुष्पराय भी हासिल है, ये भी हमें सामने रखना होगा। मेरा ख्याल है कि इस क्राइसिस का जो भी नतीजा निकलेगा वो तो खैर अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो एक एडवांटेज हुआ है या एक डिविडेंड पाकिस्तान को डायरेक्टली मिल रहा है, तो कश्मीरियों को मिल रहा है कि वो कश्मीर का इशू जो है वो दोबारा जो है सामने आया है और हाईलाइट हुआ है, और जो कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है उसको एक तक़वियत मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से भी राब्ता किया है। सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो सकती है इस मामले पे गौर करने के लिए। तो ये अच्छी पॉजिटिव मूव है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले पुलवामा के बाद सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जो कि 40 साल के बाद हुई थी, जहाँ पे कश्मीर का इशू डिस्कस हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये हम कश्मीर के इशू को लेकर जाए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ये बड़ी अच्छी बात है, कश्मीर के मामले को लेकर जाए तो भारत मजीद बेनकाब होगा। मसूद खालिद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान सफीशिएंट में मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।